Hello friends, a very warm welcome to 6 month plus current affairs series for 68 BPSC मेंस एग्जामिनेशन। और इस सीरीज के अंतर्गत हम शुरू कर रहे हैं आज से इंटरनेशनल रिलेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है या यहाँ से 1 से 2 प्रश्न बीपीएससी एग्जामिनेशन में मेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और हाँ देखिए, इंटरनेशनल रिलेशन को शुरू करने से पहले बेसिक ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन दैट मीन्स आईआर आपको आना चाहिए। यह एक कॉन्सेप्ट पे बेस्ड होता है, एक यह थियरी पे बेस्ड होता है। इसमें रिलेशंस के बहुत सारे आयाम को देखा जाता है। उस पर ऑलरेडी वीडियो जो है मैंने अपलोड कर दिया है, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे पहले क्लिक करके देख लेना यदि इंटरनेशनल रिलेशन की आपको समझ ना हो तो। और उसके बाद इस सीरीज का पूरा लाभ उठाना। यह सीरीज पूरा टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। मैंने 10-12 लोगों से पैसा लिया था, सबका पैसा मैंने लौटा दिया। मैं सबके लिए ओवरऑल ये फ्री कर दिया हूं। पहले आपको वीडियो लेक्चर मिलेगा और इसके साथ में आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर, ठीक है। तो उसको टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा। आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है साउथ साउथ कोऑपरेशन एंड इंडिया, इसको ग्लोबल साउथ के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, किसी भी टॉपिक को हम तोड़ के पढ़ते हैं। एक्टिव लर्निंग एक तरीका होता है जिसके अंतर्गत किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उस टॉपिक का ओवरऑल फ्रेमिंग किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर हम साउथ साउथ कोऑपरेशन क्यों पढ़ रहे हैं, चर्चा में क्यों है, दैट मीन्स इससे रिलेटेड करंट का न्यूज देखेंगे। इसके साथ हम देखेंगे कि आखिर यह दक्षिण दक्षिण सहयोग, जिसको इंग्लिश में साउथ साउथ कोऑपरेशन या ग्लोबल साउथ भी कहा जाता है, यह क्या है, आखिर इसकी जरूरत ही क्यों है। ठीक है, मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है तो उसके पीछे के उद्देश्यों को पता करना हमारा लक्ष्य तो होना चाहिए ना, कि आखिर इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना क्यों करी गई, इसकी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी थी। ठीक है, तो इसी तरीके से हम देखेंगे कि साउथ साउथ कोऑपरेशन की जरूरत क्या है। साथ में ग्लोबल साउथ और इंडिया के रिलेशन के बारे में देखेंगे, इंडिया के रोल के बारे में देखेंगे, इससे संभावित लाभ और अंततोगत्वा किसी भी टॉपिक को हम पढ़ते हैं तो उसका निष्कर्ष लिखते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। तो ये हमारे मॉडल आंसर की फ्रेमिंग हो गई। इसी फ्रेम के आधार पे हमें पूरा आंसर लिखना है। ठीक है, अब यह न्यूज में क्यों है। देखिए, 12 जनवरी 2023 को आपके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का उद्घाटन किया। ये क्या था, वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट इसीलिए कराया गया था कि वैसे देश जिनका सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय आवश्यकताएं सेम हैं, जो कोई घटना परिघटना होती है विश्व में तो वो उनका कुप्रभाव उन पे या प्रभाव कहिए समान रूप से पड़ता है, उनके हित को एक साथ साधना ही इस समिट का जो है लक्ष्य था, जिसका उद्घाटन 12 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। ठीक है, भारत ने इसके माध्यम से दक्षिण के देशों के तरफ से विश्व के समक्ष एक नवीन एजेंडा प्रस्तुत किया। ये एजेंडा क्या था ये देख लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे आपके मन में अभी यदि प्रीवियसली आपने नहीं जान रखा होगा कि साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या होता है, तो हम आपके मन की जो डिलेमा है इसको क्लियर कर देते हैं, बताएंगे कि साउथ साउथ कोऑपरेशन क्या होता है। पहले इस जो एजेंडा प्रस्तुत किया इंडिया ने, उस एजेंडा के बारे में देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले उस एजेंडा के बारे में जो 4 पर R पर पावर 4 के रूप में प्रस्तुत किया इंडिया ने, इसको देखने से पहले कुछ चीजें मैं आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, ग्लोबल साउथ कॉन्सेप्ट है कि जो भी दक्षिण गोलार्ध के जो कंट्रीज हैं और वैसे कंट्रीज हैं जिनका समान इतिहास रहा है, औपनिवेशिक इतिहास रहा है, या तो वे इकोनॉमिकली रूप से काफी ही बैकवर्ड हैं या जो इकोनॉमिकली डेवलप होना चाहिए उस डेवलपमेंट के रास्ते में उनका ट्रांजिशनल फेज चल रहा है, तो ऐसी कंट्री के समूह को ग्लोबल साउथ का नाम दिया जाता है। ठीक है, और इनके सामूहिक हित की बात करी जाती है। इनके सामूहिक हित की साधना के लिए इस समिट के अंतर्गत भारत ने R पर पावर 4 के रूप में एक नवीन एजेंडा प्रस्तुत किया। इसका पूरा एक्सपेंशन देख लेते हैं। R स्टैंड फॉर रेस्पॉन्स, दूसरा R स्टैंड फॉर रिकॉग्नाइज, तीसरा R स्टैंड फॉर रेस्पेक्ट और चौथा R स्टैंड फॉर रिफॉर्म। मान लीजिए कि इन कंट्री में या इन कंट्री के समूहों के सामने कोई एक ऐसा मुद्दा आ जाता है, कोई समस्या आ जाती है, तो उन समस्याओं पर रेस्पॉन्स करेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे और एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे कि हाँ मान लीजिए
कि ग्लोबल साउथ की कोई कंट्री, जैसे मान लीजिए ब्राजील है, तो ब्राजील में कोई समस्या आ रही है, कोई सोसाइटल इश्यूज हो रहा है डेवलपमेंट को लेके, तो सारे देश मिलके उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। यदि ब्राजील इनके सामने दक्षिण सहयोग के सामने कोई उस अपना एक मुद्दा उठा रहा है कि मुझे व्यापारिक हित में ये चाहिए या मेरे सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए ये आपसे सहयोग चाहिए, तो उसके डिमांड का रिस्पेक्ट करना भी जो है इसका एक लक्ष्य है, और साथ में मिलके सब जो है उस एक दूसरे के समस्याओं का समाधान करेंगे, रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो ये हो गया हमारा करंट अफेयर्स, ठीक है, जो हमने ग्लोबल साउथ को लेके जाना। अब आपके मन में, जैसे मैंने अभी इन शॉर्ट बता दिया था कि ग्लोबल साउथ होता क्या है, देखिए ग्लोबल साउथ से पहले ग्लोबल नॉर्थ के बारे में समझिए। ग्लोबल नॉर्थ क्या है? यह यूएसए, कनाडा, यूरोप, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे विकसित देशों का समूह है जो ऑलरेडी विकास की चरम अवस्था पे पहुंच चुके हैं। वहीं ग्लोबल साउथ एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका के उन देशों का समूह है जो समान औपनिवेशिक इतिहासों को साझा करते हैं, जिनका सामाजिक, राजनीतिक, कुछ हद तक सांस्कृतिक, पर्यावरणीय और धारणीय जो मुद्दा होती है, धारणीय विकास का लगभग सेम है, और ये या तो इकोनॉमिकली रूप से काफी बैकवर्ड है या ट्रांजिशनल फेज में चल रहे हैं, तो इनको बोला जाता है ग्लोबल साउथ, और जो विकसित देशों का समूह है उन्हें बोला जाता है ग्लोबल नॉर्थ। ठीक है, एक बात यहां पे ध्यान में रखिएगा, मक्खी परेशान कर दी, ध्यान में रखिएगा, ये ज्योग्राफिकल विभाजन नहीं है। कोई यहां से प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हो या बीपीएससी भी आजकल काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछने लगा है, तो यहां से पूछे कि जो साउथ साउथ कोऑपरेशन है या ग्लोबल नॉर्थ या ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है या ज्योग्राफिकल बेस पे डिपेंडेंट है, या इसमें ये ज्योग्राफिकल डिवीजन के आधार पे इसका नामकरण किया गया है। तो ज्योग्राफिकल विभाजन के आधार पर इसका नामकरण नहीं किया गया है माय डियर फ्रेंड, क्योंकि आप देख रहे हो जो ग्लोबल नॉर्थ है इसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ओशियानिया जैसे देश भी आ रहे हैं जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, तो यहीं पे ये इस बात का, इस वाक्य का खंडन हो जाता है कि ये जो विभाजन है यह ज्योग्राफिकल आधार पे है, ये ज्योग्राफिकल आधार पे इसका विभाजन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ का कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया। अब देखिए इस शब्द का जो प्रथम प्रयोग किया था वो कार्ल्स ओल्सबी के द्वारा किया गया था 1969 में। एक ये समाज सेवी थे, इन्हीं के द्वारा ग्लोबल साउथ का उपयोग किया गया था, शब्द का उपयोग किया गया था प्रथम। अब देखिए, अब हमने देख लिया, हमने बार बार मैंने आपको कहा जब ग्लोबल साउथ की बात कर रहा था तो समान औपनिवेशिक इतिहास साझा करते हैं, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और पर्यावरणीय व्यापारिक मामले को साझा करते हैं। तो ये समान हित की साझा करना, समान हितों को एक साथ मतलब लेके चलना, ये कहीं ना कहीं ग्लोबल साउथ के कॉन्सेप्ट को आपको समझा रहा है कि मान लीजिए कोई भी दिक्कत हो, मान लीजिए मैं हूं और आप हैं, तो हम दोनों का क्या है, मान लीजिए कि आपके पांच फ्रेंड्स हैं, 5 फ्रेंड्स बीपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे, सबका हित क्या है, हित साधना क्या है, बीपीएससी को क्रैक करना। तो आप क्या करोगे, यदि मान लीजिए कम पैसा है सबके पास, तो आप क्या करोगे, चलो हम साथ में मिलके एक रूम हायर कर लेते हैं पटना में, चाहे दिल्ली में या प्रयागराज में, और वहीं पे बैठ के बीपीएससी, यूपीपीएससी या यूपीएससी का प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो ये 5 लोगों का जो एक समूह है उनका हित क्या है, समान है, और वो हित साधना क्या है, बीपीएससी को क्रैक करना। और उस हित साधना के लिए वो लोग क्या कर रहे हैं, मिलके समान रूप से किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो कि उनका समान हित का परिचायक है, एक साथ मिलके इनिशिएटिव ले रहे हैं। यही ग्लोबल साउथ का कंसेप्ट है ओवरऑल, यदि ठेठ भाषा में मैं आपको समझाऊं तो। ठीक है, और ग्लोबल साउथ को आप ये सोच रहे होगी कि क्या यह एक रीजनल या आर्थिक रूप से पिछड़े मतलब देशों का ही अपना इनिशिएटिव है? नहीं, यूएन के द्वारा, दैट मींस यूनाइटेड नेशन के द्वारा हर एक साल 12 सितंबर को ग्लोबल साउथ डे मनाया जाता है, जो इस शब्द का, जो इस रीजनलिटी का, जो इस समूह का, ग्लोबल समूह के ग्लोबल एक्सेप्टेंस को दर्शाता है। ठीक है, इसकी ग्लोबल स्वीकार्यता को दर्शाता है। तो ये केवल
मतलब दो चार लोगों के द्वारा बैठ के बनाया गया समूह नहीं है, इसको ग्लोबली रिकॉग्नाइज भी किया गया है और इसको एक्सेप्ट भी करा गया है। तो यहां तक जो मतलब थियोरेटिकल जानकारियां थी, जो फैक्चुअल जानकारियां थी, आपने देख लिया। अब आते हैं एनालिटिकल अप्रोच पर। ग्लोबल साउथ की जरूरत क्यों? आपके मन में यह प्रश्न उठना चाहिए कि आखिर यदि आपका जिंदा दिमाग है, क्यों आवश्यकता है ग्लोबल साउथ की? तो पहली बात मैंने बता दी, समान हित साझा करने वाले लोग यदि साथ में मिलकर काम करेंगे तो उनका हित साधन जो है बहुत ही आसानी से हो जाएगा। तो देखिए, जो मेन चीज है ना, कभी कभी मैं आपको बताना चाहूंगा कि फ्रेंड्स, आप लोग करते क्या हो, किसी भी टॉपिक को आप उठाते हो और पढ़ना शुरू कर देते हो। सबसे पहले एक्टिव लर्निंग का ये थियरी है, ये मतलब कॉन्सेप्ट है कि किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उसका जो है एक फ्रेमवर्क बनाओ, एक फ्रेम बनाओ, फ्रेमिंग करो, चाहे कॉपी पे लिख लो या अपने दिमाग में फ्रेमिंग बनाओ कि क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम इस टॉपिक के अंतर्गत, और उस टॉपिक से रिलेटेड अपने मन में जितना भी प्रश्न है उसको जनरेट करके एक कॉपी पे लिख लो। केवल प्रश्न ही लिख लिया तो उस टॉपिक पे आपकी 90% पकड़ हो जाएगी। ये बहुत ही मतलब वेल रिसर्च फॉर्मूला है। यदि आपने इससे मतलब उससे रिलेटेड प्रश्न अपने आप से लिख लिया तो 90% पकड़ हो जाएगी। बाकी 10% आपको फैक्ट्स पे मेहनत करना होगा और थोड़ा बहुत एनालिटिकल अप्रोच पे मेहनत करना होगा। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना। देखिए, जैसे मैंने बताया कि सहयोग का विकल्प बहुत ही जरूरी है। आप देखते होंगे कि समाज में, सोसाइटी में या विश्व में किन लोगों की बात ज्यादा सुनी जाती है? वैसे लोग जो सशक्त हैं, इंपावर्ड हैं, चाहे वह मतलब इकोनॉमिकली रूप से या शारीरिक रूप से या किसी अन्य रूप से। यहां पे बात हो रही है इंटरनेशनल रिलेशन की, वैश्विक व्यवस्थाओं की। तो यहां पे बात किन देशों की सुनी जाती है? जो देश ऑलरेडी इकोनॉमिकली, जिनका स्टेटस जो है काफी स्ट्रांग हो चुका है, इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन कर लिया है, जिन्होंने अपने आप को इकोनॉमिकली सशक्त हो गए हैं, इंपावर्ड हो गए हैं, उनकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है। और यही लोग प्लान बनाते हैं पूरे विश्व के लिए। जैसे अमेरिका इस समय सुपर पावर है, तो अमेरिका क्या करेगा अपने हित साधना के लिए? जैसे वो इराक पे अटैक कर देगा, ये कह के कि इराक के पास जैविक हथियार है, और सद्दाम हुसैन का किस तरीके से मटियामेट किया और इराक की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से तबाह किया, इस नाम पे कि वहां पे उनके पास जैविक हथियार है। हालांकि बाद में बहुत सारी कमेटियां गठित करी गई थी जो कहीं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, और अपने हित साधना के लिए केवल जो ईंधन है उस पर पकड़ मजबूत करने के लिए अमेरिका के द्वारा ये स्टेप उठाया गया था। लेकिन अमेरिका ने क्या करा कि जैविक हथियार है और मैं भैया सुपर पावर हूं, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि जैविक हथियार को इराक की सत्ता से एलिमिनेट करना, और सद्दाम हुसैन का मटियामेट कर दिया। ठीक है, इराक की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई। तो ये सारी चीजें, ये परिचायक हैं कि विश्व में या समाज में उन लोगों की बातें ज्यादा सुनी जाती हैं जो सशक्त हैं हर एक तरीके से। तो इस सशक्तता का कोई विकल्प तो होना चाहिए। मान लीजिए कि सोसाइटी में 100 लोग रहते हैं, 5 लोग खूब ज्यादा इंपावर्ड हैं और 95 लोग भी मतलब काफी ज्यादा कमजोर हैं। फिर भी वे 5 लोग, उनका डिसीजन जो है थोपा जाता है। वे 5 लोग अपने हित साधना को लेके, देखिए इस वैश्विक व्यवस्था में कोई किसी का हित नहीं चाहता भाई, सब अपना संरक्षण चाहते हैं, और उस संरक्षण को लेके यदि किसी और को संरक्षित करना पड़े तो वो लोग कर देते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान में रखना माय डियर फ्रेंड। अब इसको थोड़ा सा और मैं लो स्टार्टअप पे ले आता हूं समझाने के लिए कि मान लीजिए कि आप कोई बाहुबली है, कोई मतलब मान लीजिए गांव में कोई मतलब सशक्त है, बाहुबली शब्द हटाइए, हार्ड हो जाएगा, कोई काफी ज्यादा इंपावर्ड है और बहुत सारे लोग गरीब हैं। लेकिन वो जो इंपावर्ड है, अपने इंपावरमेंट को सस्टेन करने के लिए वो सोसाइटी में कुछ ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो उसके हित की बात करेंगे, और कोई यदि उसके अहित की बात कर रहा है तो वो लोग जो इसके द्वारा खड़े किए गए हैं वह उन लोगों पर जो इस आदमी के अहित की बात कर रहा है उस पर किसी भी तरीके से प्रहार करेंगे। ठीक है, तो यही चीजें होती हैं वैश्विक व्यवस्था पर भी। इसको लो लेवल से उठा के हाई लेवल पे वैश्विक पनोरमा पे सेट कर दो, तो यही चीजें होती है वैश्विक व्यवस्था में भी। ठीक है, तो सहयोग का विकल्प जो है, इसका जो मैं पीडीएफ शेयर करूंगा उसमें थोड़ा वो डिटेल भी लिख दिया मैंने, तो वहां से आप पढ़ लेना। ठीक है, पीडीएफ, और अपना शॉर्ट नोट्स बना लेना। तो सहयोग का विकल्प जरूरी है ना, क्योंकि मान लीजिए जो सशक्त लोग हैं उन्हीं की बात न सुनी जाए, हमारे हित की बात ही कोई नहीं करता, और जो इंपावर्ड कुछ लोग हैं अपने हित की बात कर लेते हैं और हमारे बारे में कोई सोचता ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं कि कुछ विकसित देश इकट्ठा हो गए और कहे कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है इस पे रोक लगाना चाहिए।
क्योंकि इससे एमिशन, कार्बन एमिशन बहुत होता है और जिसके वजह से पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है, और पर्यावरण प्रदूषण होने की वजह से वैश्विक अर्थव्यवस्था को काफी ज्यादा मतलब तबाही का सामना करना पड़ेगा, या आने वाले समय में इसका कुप्रभाव जो है सब पे पड़ेगा। लेकिन वो ये नहीं कहते हैं कि पहला इनिशिएटिव हम लें, क्योंकि हम ऑलरेडी विकास की चरम अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। हम लोग ऑलरेडी इंपावर्ड हैं। जो वीकली हैं, जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है या वीकर कंट्रीज है या विश्व का वीकर हिस्सा है, उसको डेवलप करें, उसको थोड़ा बहुत लिबर्टी दिया जाए कि हाँ भैया तुम अपने आप को इंडस्ट्रियलाइज करो, अपने आप में हमारे यहां से टेक्नोलॉजी ले जाओ फ्री में। लेकिन विकसित देश ऐसा नहीं करते। तो ऐसे मतलब देश जो विकासशील है या इकोनॉमिकली मतलब वीकर सेक्शन है या मतलब ट्रांजिशनल फेज चल रहा है, तो वे लोग इकट्ठा हो और साथ में अपना डिमांड करें कि ना भैया तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, तुम अपने एमिशन पे रोक लगाओ, तुम जो हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन करते जा रहे हो इस पे रोक लगाओ, तुम एमिशन कम करो। तुम ऑलरेडी 5 रोटी खा के तुम्हारा पेट भर चुका है, तुम्हारे पास 50 रोटियां हैं, फिर भी और ज्यादा रोटी इकट्ठा कर रहे हो। तो ऐसी रोटियां मत इकट्ठा करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हमें टेक्नोलॉजी दे दो हमें कि हमारा जो फैक्ट्री एस्टैब्लिश हो रहा है उससे एमिशन वगैरह कम हो। तो ये सारी चीजें जरूरी होती है। तो इसलिए सहयोग का विकल्प जरूरी है, इसलिए ग्लोबल साउथ की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ऋण उपलब्धता में आसानी, बहुत सारे फैक्टर आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हो। ऋण जाल आजकल कॉन्सेप्ट आपने बहुत ज्यादा सुना होगा। देखिए चाइना भी, हालांकि ग्लोबल नॉर्थ में चाइना को भी शामिल करना चाहिए, लेकिन कुछ कारणवश अभी नहीं शामिल किया जा रहा है। ये टोटल राजनीतिक कारण है, इकोनॉमिकली कारण नहीं है, क्योंकि चाइना इकोनॉमिकली रूप से बहुत ज्यादा इंपावर्ड हो चुका है। तो ऋण उपलब्धता की आसानी, आप देखोगे कि जो विकसित देश है ना, वे अपने शर्तों पे ऋण देते हैं और काफी हाई जो है उनका इंटरेस्ट रेट होता है। तो जो विकासशील देश हैं बेचारे, जो ऑलरेडी गरीब हैं, उन पे इतना ऋण का बोझ पड़ जाता है। उनको भी अपने समाज को सस्टेन करने के लिए, उस समाज को खिलाने पिलाने के लिए नई नई परियोजनाएं की आवश्यकता होती है, डेवलप करने के लिए बहुत सारी परियोजनाओं को फुलफिल करना होता है। तो उसके लिए उनको पैसा चाहिए, इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो उसके लिए वो क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं। किससे? जो ऑलरेडी विकसित देश हैं, और ये विकसित देश अपने शर्तों पे ऋण देते हैं और क्या करते हैं, हाई इंटरेस्ट पे ऋण देते हैं। तो होता क्या है कि आगे चल के जो विकासशील देश हैं, जो या बहुत ही मतलब लोअर स्टार्टअप पे हैं, वे ऋण समय पे नहीं उनको चुकता कर पाते। तो वो क्या हो जाते हैं, उनका क्रेडिट है मार्केट में वो खराब हो जाता है और फिर उनको कोई ऋण नहीं देता। तो यदि समान समूह के, जो मान लीजिए ये विकासशील ही मतलब देश हैं, तो कुछ ज्यादा विकसित हो गया है, हालांकि वो भी विकासशील चरण में है, कुछ ज्यादा विकसित हो गया है, कोई उससे कम है, कोई उससे कम है। तो जो ज्यादा विकसित हो गया है, जो विकसित होने के दौर में आगे हैं, वैसे लोग अब मतलब कम इंटरेस्ट पे ऋण जो है, जो सबसे पीछे हैं उनको दें, ताकि वे जो है अपनी परियोजनाओं को फुलफिल करें, समय पे उसको पूरा कर सकें और अपने सोसाइटी को आगे बढ़ा सकें। तो ये भी मतलब ये भी एक फैक्टर है कि ग्लोबल साउथ की आवश्यकता पड़ती है हमें। इसके साथ साथ विकसित देशों द्वारा उत्पन्न वैश्विक चुनौतियां। अब देखिए, मैंने पहले बताया ना कि जो बाहुबली है सोसाइटी में, वो क्या करेगा, या जो इंपावर्ड है अपने इंपावरमेंट को सस्टेन करने के लिए कुछ भी करते हैं वे लोग। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका की बात करें तो अमेरिका जो है, आपने अभी देखा होगा पिछले साल से 2 फरवरी 2022 से पूरा 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, 1 साल 1 महीना रशिया और यूक्रेन वॉर चल रहा है। और इसके पीछे कोई मतलब ऐसा नहीं है कि इनका मतलब किसी की जान पे आन पड़ी थी, किसी को चाकू लेके कोई गर्दन पे रख दिया था और इस वजह से लड़ाई हो रही है। लड़ाई हो रही है किस लिए? नेटो के एक्सपेंशन को लेके। अमेरिका चाह रहा है कि नेटो का और ज्यादा एक्सपेंशन हो, और रशिया चाह रहा है कि नहीं, यदि नेटो का एक्सपेंशन होगा तो हमारा जो है हित प्रभावित होगा, तो यूक्रेन को नेटो में शामिल नहीं होना चाहिए। और इसी बात को लेके दोनों जो है आपस में लड़ गए, यूक्रेन और रशिया। लेकिन ये आप बात समझो, ये यूक्रेन और रशिया की लड़ाई नहीं है, यह अमेरिका और रशिया की लड़ाई है, क्योंकि रशिया जो है पूरा सपोर्ट यूक्रेन को कर रहा है। तो देखो, एक लोग जो ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं, बिना तुक के, बिना कोई आवश्यकता के,
बिना उनका मतलब कोई कहा जाए कि हाँ उनका कोई रोटी छीन के भग रहा था, कोई उनकी हत्या कर रहा था या उनकी इकोनॉमी को तहस नहस कर रहा था, कोई कुछ भी नहीं कर रहा था। बस ये ईगो की लड़ाई हो गई और आपस में इसका खामियाजा जो है पूरा विश्व भुगत रहा है। और कैसे भुगत रहा है कि जो सप्लाई चेन होता है, चाहे वह सामान का हो या फूड का हो, वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब होता है जब युद्ध होता है। अब ये सप्लाई चेन डिस्टर्ब क्या होता है कि मान लीजिए कि एक आपका गांव है, एक दूसरा गांव है, एक दूसरे गांव में मान लीजिए कि शुगर की फैक्ट्री है और आपका गांव जो है शुगर केन का उत्पादन करता है, मतलब गन्ने की खेती करता है। दोनों गांव में आपस में लड़ाई हो गई, तो आप एक बात बताओ, जो गन्ना उत्पादित करता है वो गन्ना देगा दूसरे गांव को? नहीं देगा ना। और जो गन्ना शुगर बना रहे हैं वो मतलब पहले वाले गांव से शुगर केन खरीदेगा? नहीं खरीदेगा, कहीं और से खरीदेगा। तो जो ट्रेडिशनली या कन्वेंशनली कहिए जो व्यवस्था बनी हुई थी इकोनॉमिकली, जो सप्लाई चेन बना हुआ था, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ। किसके वजह से? युद्ध के वजह से। तो फूड सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, गुड्स का सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुआ, जिसके वजह से अर्थव्यवस्था ऊपर से नीचे हो गई। कई सारे देशों में, इलाकों में, चूंकि ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है, वैश्वीकरण का कॉन्सेप्ट है, तो कई सारे जगहों पे इन्फ्लेशन का भी सामना करना पड़ा, प्रोडक्शन में डिले हुआ, डिमांड बहुत अधिक होने पे प्रोडक्शन डिले हुआ। तो क्या हुआ, उसे जो मांग थी और पूर्ति थी उसकी श्रृंखला जो है सस्टेन नहीं हो पाई। तो ये सारी चीजें क्या है, इकोनॉमी के लिए, इकोनॉमी के सस्टेनेबिलिटी के लिए सही नहीं है। ठीक है, तो इसके लिए भी आवश्यकता है ग्लोबल साउथ की कि भैया हम अपना ऐसा मतलब विकल्प, एक सप्लाई चेन बना के रखें कि ऐसा कुछ होता है कि विकसित देश आपसे में लड़ने लगते हैं तो उसका ज्यादा कुप्रभाव जो है, कुप्रभाव तो पड़ना है लेकिन ज्यादा कुप्रभाव जो है उसका साइड इफेक्ट हमारे ऊपर ना पड़े, और साथ में जो हमारी रियलिस्टिक मतलब नीड्स हैं, जो हमारे रियल में नीड है, उस नीड की हम पहचान कर सकें और उस नीड के, उस जरूरत के अकॉर्डिंग जो रियलिस्टिक अप्रोच है, जो रियलिस्टिक नीतियां हैं, उसका निर्माण करके हम अपना हित साधना कर सकें। तो आई होप कि ये सारी चीजें यहीं से पूछे कि आखिर ग्लोबल साउथ की आवश्यकता क्यों, कमेंट करें। ठीक है, बीपीएससी में पूछ ले कि ग्लोबल साउथ की जरूरत क्यों, कमेंट करें, तो यहां से लिख सकते हो ना, पूरा मैंने समझा दिया। ठीक है, इसी चीज के लिए लोग 30-30 हजार 40-40 हजार रुपया ले रहे हैं और यू आर गेटिंग इट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि यदि इफ यू आर न्यू एट माय चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अब बेल आइकन को दबा के जो ऑल नोटिफिकेशन वाला होता है उसको ऑन कर दीजिए, ताकि कोई भी मैं कंटेंट डालूं अपने चैनल पे तो आपको आसानी से मिल जाए। और अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी हमें सब्सक्राइब कराइए ताकि हमारा भी मोरल बूस्ट हो और इसका लाभ जो है मैक्सिमम लोगों तक पहुंच सके। ठीक है, अब बात कर लेते हैं ग्लोबल साउथ में इंडिया की क्या भूमिका है। ठीक है, देखिए इसमें बताया गया है कि समान हित धारकों का एक मंच पर अपना आना समय की अनिवार्यता है। इंडिया देख रहा है कि अभी देख रहे हो कि एक तरफ रशिया है, चाइना है और दूसरी तरफ यूएसए और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वे हैं। इसमें इंडिया जो है किसी भी तरीके से पढ़ना नहीं चाहता है, गुट में नहीं पढ़ना चाहता है। तो ये ऑलरेडी कुछ ऐसे देशों का समूह चाह रहा है जिसके हित जो है समान है और वे लोग साथ में आके इसका जो कॉन्सेप्ट है ग्लोबल साउथ का, इसको मतलब रेजुबनेट करें और जो केवल कॉन्सेप्ट पे अभी कहीं ना कहीं लगा हुआ है इसको वास्तविकता के धरातल पर लाएं, ताकि भारत का भी लाभ हो और इससे जुड़े हर एक देशों का लाभ हो। इसके साथ साथ भारत जो है समेकित आर्थिक दृष्टिकोण रखता है इसको लेके, क्योंकि मान लीजिए समान हित धारक वाले जब राष्ट्रों का यह समूह होगा तो ये क्या करेंगे, साथ में कर देंगे चलो भैया हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लेते हैं। ठीक है, या एक दूसरे से जब हम व्यापार करते हैं तो बहुत ही मैक्सिमम कस्टम ड्यूटी लगाएंगे, तो इससे क्या होगा, वस्तुओं का क्या होगा, वस्तुओं का जो मूल्य हाई होता है किसी अन्य देश से दूसरे देश में आयात करते हैं तो वो ज्यादा ना हो और वो सस्ता भी पड़े, और कोई अन्य देश व्यापार कर रहा है एक दूसरे से तो उसको ज्यादा घाटा भी ना हो। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना और एक ऐसा मतलब व्यापारिक समूह बनाना जिससे व्यापार का ज्यादा अवसर उत्पन्न हो एक दूसरे के साथ, ये इंडिया चाहता है। तो इसको लेके ग्लोबल साउथ को लेके समेकित आर्थिक दृष्टिकोण इंडिया रखता है। और साथ साथ मैं आपको बताना चाहूंगा भारत ने यूनाइटेड नेशन के साथ भागीदारी कोष की स्थापना करी है, ग्लोबल साउथ भागीदारी कोष की स्थापना करी है। क्यों? जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है इसको प्राप्त करने के लिए। तो भारत का ये स्टैंड रहा है ग्लोबल साउथ को लेके।
साथ में अब देख लीजिए, ठीक है, ग्लोबल साउथ ऑलरेडी हमने लाभ के बारे में भी, जबकि इसकी आवश्यकता क्यों, जब इसका उद्देश्य देखते हैं तो उद्देश्यों की प्राप्ति तो अंततोगत्वा लाभ होती है, तो संभावित लाभ भी लिख लेते हैं। यदि 38 नंबर का सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ दे तो आप ये लिख सकते हैं, व्यापार के अधिक अवसर उत्पन्न होंगे, चुनौतियों से निपटने में आसानी होगी क्योंकि समान हित धारकों का यह समूह होगा और इनका हित जब समान है, और तो ये क्या करेंगे कि इन चुनौतियों को समझेंगे। जैसे गांव में नहीं कहा जाता है कि बांझ का जाने पर सोतीन के पीड़ा, ऐसे कहा जाता है ना कि जिसका बच्चा नहीं हुआ है, जो औरत बच्चा नहीं जनी है, वो परसोतीन का जो बच्चा जनी है उसकी पीड़ा नहीं समझ सकती। तो यही बात है कि जब आप किसी संघर्ष से गुजरोगे नहीं तो दूसरे के संघर्ष को आप उतना तवज्जो नहीं देते हो, उसकी समझ आपको नहीं होती है, ठीक है। तो यही बात है कि चूंकि जब इनकी दिक्कतें समान है, ग्लोबल साउथ की जो भी कंट्रीज हैं इनके लिए औसत समान है, इनको समान दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उन दिक्कतों को आइडेंटिफाई करते हैं और एक दूसरे से साझा करते हैं, तो सामने वाला भी समझेगा कि हाँ भैया ये सही कह रहा है, इसको ये दिक्कत है, हमें भी तो ये दिक्कत होती है, तो चलो साथ में मिलकर ये इस दिक्कत को एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ नई वैश्विक परिदृश्य का निर्माण होगा। तो आपने देखा जो पहले कुछ ही देश जो है अपने आप को बहुत ही महान समझते थे, उनके विकल्प के रूप में एक नई वैश्विक परिदृश्य का निर्माण होगा, जिसमें वैसे देश जो विकासशील अवस्था में है या विकासशील होने के अभी शुरुआती चरण में है, काफी बैकवर्ड लेवल पे हैं, साथ में मिलके अपना विकास करेंगे, तो ये भी एक मिसाल बनेगा। इसके साथ साथ विकसित देशों के स्वतंत्र निर्णय पर भी रोक लगेगा। स्वतंत्र निर्णय पर रोक किस तरीके से लगेगा, जैसा कि मैंने पहले बताया कि विकसित देशों का समूह आता है और कहता है कि भैया नहीं, इमिशन पे रोक लगाइए और आज से इतना से ज्यादा इमिशन कोई नहीं करेगा। तो ऑलरेडी जो विकसित हो चुके हैं वे तो इमिशन करेंगे ही, और जो विकासशील हैं, अभी लोअर स्टार्टअप हैं, जिनको अधिक इंडस्ट्रियलाइजेशन की आवश्यकता है, जहां पे अधिक इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है, यदि उनका इमिशन कट करने के लिए उनके इंडस्ट्रियलाइजेशन रेट पे यदि रोक लगा दिया जाए तो उनका औद्योगिकरण होगा ही नहीं और ना ही वो विकसित हो पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब कंक्लूजन में लिखेंगे कि देखिए जो ग्लोबल साउथ के जो भी कंट्रीज हैं सबको आपसी मतभेद को मिटा के साथ में एक मंच पे आना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ताकि इसका जो वैचारिक आयाम है वो रियलिस्टिक वे में रियल धरातल पर आए और सबका साथ सबका विकास हो। इसके साथ ही भारत जहां पे G20 वासेनार समूह की अध्यक्षता कर रहा है, तो इस समय यह नेतृत्व प्रदान करते हुए ग्लोबल साउथ के वैचारिक आयाम को गति प्रदान कर सकता है। तो ये रहा आपका साउथ साउथ कोऑपरेशन। इससे रिलेटेड हमने सारी चीजों को समझ लिया। इसका पीडीएफ मैं नीचे दिए गए टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वहां से डाउनलोड करके आप उसको पढ़ लेना, और ज्यादा उसमें ऐड ऑन करना हो तो उसको ऐड ऑन कर लेना। अगर उतना मटेरियल काफी है तो उसको कंसाइज वे में एक पन्ने पे, मान लीजिए 6 पेज का है तो उसको एक पेज पे आप उसे समराइज कर लेना, ठीक है। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, इसे अपने अन्य फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना, ताकि इसका लाभ जो है मैक्सिमम लोगों को पहुंचे। फिर मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।